नमस्कार दोस्तों, खिड़की टॉक्स के दूसरे अंक में आपका स्वागत है। मैं रोहित जोशी। आज हम जिस मसले पर बात कर रहे हैं, हमारा विषय है विश्व जो कोरोना काल और विश्व राजनीति की पड़ताल। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज़ प्लेटफॉर्म के संपादक सत्येंद्र रंजन हैं। सत्येंद्र जी लगातार विश्व राजनीति पर गहरी नज़र अपनी रखते हैं। तो सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खिड़की टॉक्स में। धन्यवाद। आज के विषय की अगर हम शुरुआत करते हैं तो मुझे संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस, उनका एक बयान याद आता है जो उन्होंने तकरीबन 1.5 महीने पहले दिया था। वो ये बयान था, मैं उसे कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि अभी दुनिया के नेतृत्व के बारे में उन्होंने कहा कि नेतृत्व और ताकत के बीच जो है वो पूरी तरह से एक असामंजस्य अभी है। हमने इस बीच नेतृत्व के कई ऐसे उल्लेखनीय उदाहरण देखे हैं, लेकिन उनके पास ताकत नहीं है, वे ताकत से नहीं जुड़े हैं। और यहाँ हमें जहाँ हमें ताकत दिखाई देती है वहाँ कई बार जरूरी नेतृत्व क्षमता नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि इस संकट से हम जल्दी उबर पाएंगे, बजाय कि इसमें देर हो जाए। तो बेसिकली ये एक जो बयान है जो हमारे वर्ल्ड लीडरशिप के बारे में एक बयान है। तो आप एक तरह से अगर हम दुनिया की राजनीति की अभी जब पड़ताल कर रहे हैं तो आप क्या पाते हैं, इस स्टेटमेंट के इर्द गिर्द ही चीजें हैं? नहीं, उनकी बात तो काफ़ी हद तक ठीक है। इसलिए ठीक है क्योंकि देखिए, अगर सिर्फ हम लोग ये जो पेंडेमिक है, महामारी है, केवल इस पर अगर रेस्पॉन्स देखें तो लीडरशिप किसने दिया है? लीडरशिप दिया न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं जसिंडा आर्डेन, उन्होंने दिया। या वियतनाम में का वहाँ की जो लीडरशिप है उसने दिया। साउथ कोरिया में देखने को मिला। बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि ताइवान में भी काफ़ी हद देखने को मिला, जहाँ पर इस महामारी को बहुत ही आसानी से कंट्रोल किया गया। चीन ने भी अपने लीडरशिप दिखाया। चीन एक ऐसा इसमें उदाहरण हो सकता है जिसके पास ताकत भी है और जिसने लीडरशिप भी दिखाई है। इसके अलावा क्यूबा ने दिखाया। क्यूबा ने अपने जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, उनको दुनिया भर में भेजा है। और इस तरह हम लोगों ने देखा है कि उन्होंने जो एक जो इस ऐसे मौक़ों पर कैसे मानवता की मदद की जानी चाहिए, इसकी मिसाल पेश की है। तो ये वो देश हैं जिन्होंने लीडरशिप दिखाया, लीडरशिप इन ट्रू सेंस, इस मौके पर कि किस तरह अपनी जनता को लीड करें, किस तरह अपनी जनता को जो सच्चाई है, जो साइंटिफिक बातें हैं, उसके आधार पे उनको कन्विंस करें। इसमें हम लोग जस्टिन ट्रूडो को भी रख सकते हैं जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, सिंगापुर के प्रधानमंत्री को रख सकते हैं। इन्होंने काफ़ी एक साइंटिफिक नज़रिए से चीज़ों को बताया। लेकिन जो ताकतवर देश है, और उसमें जाहिर है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति जो है वो आज भी अमेरिका है। अमेरिका में का जो लीडरशिप है वो दुनिया को लीडरशिप देना तो बहुत दूर की बात है, वो अपने देश को भी लीडरशिप देने में, अपने देश में कोई एक पेंडेमिक को लेकर साइंटिफिक माहौल बनाने में, लोगों को में कॉन्फिडेंस पैदा करने में, लोगों को बीमारी से बचाने में, और बीमारी का जो प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में आया है उससे बचाने में नाकाम रहा है। बल्कि और इस मौके पर जो वहाँ का लीडरशिप है उसने फेक न्यूज का सहारा लिया, उसने प्रचार का सहारा लिया, और एक ऐसे इतने बड़े मानवीय संकट को वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने एक बहुत, जिसे हम लोग तुच्छ राजनीति कहते हैं, संकीर्ण राजनीति कहते हैं, इसका मौका बना दिया। ये बात हम लोग इस अनुभव से देख सकते हैं। तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि जब यूएन के जो चीफ हैं गुटेरेस, उन्होंने जब ये बात कही होगी तो उनके ध्यान में ये बातें होंगी। दुनिया महामारी से उबर जाएगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। कितने नुकसान के बाद उबर जाएगी, कितनी इसकी वजह से दुनिया कितने पीछे जाने के बाद इससे उबर जाएगी, ये सवाल है। ये सवाल अभी भी इसका कोई जवाब हम लोगों के सामने नहीं। अगर गुटरेस के इस बयान के आलोक में जहाँ से मैं बात कर रहा था, तो असल में जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है और हमने जो वर्ल्ड लीडरशिप देखी है कोरोना काल में खासकर, बहुत संकुचित होती एक वर्ल्ड लीडरशिप देखी है उसने। एक तो या तो अपने देश के दायरे में या फिर अपने चुनावी गणित के दायरे में वो फंसी हुई देखी हमने। जैसे ट्रम्प का अगर हम उदाहरण लेते हैं
ट्रम्प की पूरी पॉलिटिक्स जिस समय खासकर कोरोना का दौर चल रहा है और ठीक अमेरिका में चुनाव सर पर हैं, तो उस वक्त में ट्रम्प जिस तरह से अपने बयान देते हैं या जिस तरह से उनका पूरे दिमाग में पूरी तरह से चुनाव हैं, ऐसा लगता है कई बार। तो जो अमेरिका किस तरह से, क्योंकि वर्ल्ड पावर है, सबसे बड़ा देश है, अमेरिका ने कोरोना को कैसे टैकल किया और इस वक्त में जो उसका नेतृत्व है, आपकी नजर में वो कैसे इससे क्या मतलब किस तरह से लड़ पाया और वो किस तरह की राजनीति में उस समय मशगूल था? देखिए, अमेरिका पर बस मैं एक सेंटेंस बोलने के बाद आऊँगा कि ये जो ट्रम्प का जो व्यवहार हम लोगों ने देखा, वो अकेला उनका नहीं है। इस समय स्ट्रॉन्ग मैन डेमगॉग लीडरशिप का एक दौर आया हुआ है और हमारे देश में भी उससे कोई अलग इस महामारी से निपटने की मिसाल नहीं मिली है। यहाँ भी किस तरह जो ये जो जमाती हैं उनका जिस तरह से माहौल बनाया गया और सारी जिम्मेदारी उन पर डालने की कोशिश की गई, वो भी एक उसी प्रवृत्ति, उसी ट्रेंड का हिस्सा है। जहाँ तक अमेरिका की बात है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो उन्होंने इसमें किया वो कोई नई बात नहीं है। वो तो 4 साल से, बल्कि जब से वो पॉलिटिक्स में आए और उन्होंने माहौल बनाया, वो उनकी पॉलिटिक्स ही यही है कि जो एक जिसे हम लोग जिसे फेक न्यूज मानते हैं, हम लोग जिसे समाज में जो विभाजन है नस्ल के आधार पर, उसको उभार कर और जो समस्याएं हैं उसकी जड़ में जाने के बजाय उसके लिए किसी दुश्मन की कहीं बाहर में तलाश करके उन चीज़ों पर एक उन्मादी और उत्तेजक जनमत बनाकर अपना समर्थन जुटाया जाए, ये उनकी पॉलिटिक्स का यही स्वरूप है। महामारी जब आई तो उन्होंने, चूंकि वो साइंस में यकीन नहीं करते, वो जलवायु परिवर्तन को नहीं मानते, वो एक्सरसाइज करने को एक बेकार काम मानते हैं जिसमें कि नुकसान है, इस तरह की चीज़ उनकी सोच है, जिसमें कि वो तमाम जो मानव सभ्यता ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रगति की है, वो उसके एक एंटीथेसिस के रूप में वहाँ पर हम लोगों ने उनको देखा है। महामारी के रूप में उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पहले उन्होंने इसे डेमोक्रेटिक पार्टी का और वामपंथियों का फैलाई हुई अफवाह बताया। फिर उन्होंने इसे कहा कि ये जो संकट है ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ऐसी बातें करते हुए उन्होंने बहुत कीमती वक्त गंवा दिया, जिसकी वजह से ये महामारी फैलती चली गई और अंत में जब इसका विस्फोट हुआ, जब उन्हें लगा कि सचमुच कुछ गंभीर हो गया है, तब तक चीज़ें उनके हाथ से निकल चुकी थी। लेकिन जो कि हमारे देश में भी ये मुहावरा, इस मुहावरे का इस्तेमाल हुआ है कि आपदा को अवसर, एक पैंडेमिक, एक महामारी को कैसे मौके में अपने लिए बदल लिया जाए, इसकी कोशिश उन्होंने उसके बाद शुरू की कि कैसे इसके लिए दोषी ढूंढे जाएं। तो एक उन्होंने जिम्मेदार इसके लिए चीन को ढूंढा और दूसरा उन्होंने WHO को ढूंढा, विश्व स्वास्थ्य संगठन को, और यह बताकर कि चीन ने जानबूझकर ये वायरस बनाया, चीन ने इसे फैलाया और WHO इसमें उसका सहायक बना। तो सारे डिबेट को एंटी चाइना और एंटी WTO बनाकर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को हटाने की कोशिश की है, अपने समर्थकों को ये बताने की कोशिश की है। और इसी बीच ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट वहाँ हुआ है, इसके बाद जिस तरह उन्होंने खुलकर रंग भेद और नस्ल भेद की राजनीति शुरू कर दी है, जैसे बयान देने शुरू कर दिए हैं, जिस तरह उन्होंने अपनी जनता पर सेना और पुलिस और गोलियों के इस्तेमाल की बात की है। उन्होंने कहा था कि व्हेन लूटिंग स्टार्ट्स देन शूटिंग स्टार्ट्स। ऐसी बातें जब उन्होंने करके वो एक बड़े उत्तेजक और उन्मादी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें वो अब तक कामयाब रहे हैं पिछले 4 साल में। लेकिन इस बार चूंकि महामारी का असर बहुत व्यापक है, हम लोग जानते हैं वहाँ 1,35,000 लोग मर चुके हैं, वहाँ पर 3 मिलियन से ज़्यादा लोग, 30 लाख से ज़्यादा, करीब 33-34 लाख लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। तो अब इसकी तबाही वहाँ सबके सामने है। उसका क्या असर होगा नवंबर आते आते जब चुनाव होंगे राष्ट्रपति का, अभी हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन अभी उनके हाथ से बाजी निकलती हुई दिख रही है। ये तो ट्रम्प की बात है। इसके बाद अगर हम जाएं, क्योंकि इसकी वायरस की शुरुआत और इतने भयानक एक महामारी में तब्दील हो जाने वाले वायरस की शुरुआत बेशक चीन से शुरुआत हुई उसकी, और उस पर काफ़ी विवाद चलता रहा। जैसे कि सबसे शुरुआत में जो अलग अलग देश थे
और उसमें अमेरिका ही लीड कर रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि ये चीन से एक तरह से चीन ने एक बायो वॉर कर दिया है, एक तरह से उसने पूरी तरह से उसने एक एक वेपन की तरह से इस वायरस को बनाया और दूसरी जगहों पर भेजा, या फिर वो चीज़ फिर बाद में डेवलप हुई जब वो स्टैब्लिश नहीं हुआ आर्गुमेंट, तो उसके बाद कहा गया कि चीन जो है वो एक्सीडेंटली उधर से आया, लेकिन चीन ने फैक्ट्स और जो आंकड़े, ये डाटा अपना छुपाया, जिससे कि दुनिया को प्रिपेयर होने का टाइम नहीं मिला, दुनिया प्रिपेयर नहीं हो पाई और ये पेंडेमिक इतना बड़ा बन गया और आज दुनिया में तकरीबन इतनी बड़ी आबादी जो है इससे प्रभावित हुई है और कई लोग मारे गए हैं। तो इस तरह की जो आरोप चीन पर लग रहे हैं, आपको इसमें क्या वजन लगता है, और क्या चीन का अपना एक स्ट्रक्चर जो है उसमें इसमें इस बात में भी कोई संशय नहीं है कि वहां से बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन तो फ्लो नहीं कर सकती, तो इस दोनों के बीच में आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें अब WHO इसकी जांच करेगा। ये प्रस्ताव WHO की जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें ये पास हो चुका है। WHO की एक पहली टीम इस सिलसिले में चीन पहुंच भी चुकी है 2-3 दिन पहले, और वो अब जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं उनको जो उस टीम में शामिल हैं, वो लोग ये जो तमाम सवाल उठाए गए उसकी जांच करेंगे। अब अगर हम लोग एक्सपर्ट्स पर यकीन करते हैं, एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की टीम पर यकीन करते हैं, तो सारी सच्चाई जो है सामने आ जाएगी। जहाँ तक अभी तक हम लोग के सामने जो तथ्य हैं, तो उससे ये बात मानना बहुत मुश्किल है, बल्कि मेरे जैसे लोगों के लिए असंभव है कि चीन ने जानबूझकर जैविक युद्ध छेड़ने के लिए इस वायरस को प्रयोगशाला में बनाया और उसके बाद उसने इसको फिर अनलिश कर दिया, छोड़ दिया सारी दुनिया के ऊपर में। ये बात मानने का कोई भी आधार, कोई भी फैक्ट हम लोगों के सामने नहीं है। बनी बनाई बातों के, सुनी सुनाई बातों के आधार पर, और आजकल चूंकि ऐसे प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के दौर में काफ़ी हो गया है, ऐसे लोग मानते हो। हमेशा हम लोग जानते हैं कि एक कहावत है अंग्रेजी में कि एवरीबॉडी लव्स अ गुड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। साजिश के सिद्धांत को सब आदमी सुनना पसंद करता है क्योंकि उसमें एक रोमांच होता है, तो वो रोमांच महसूस करने के लिए ऐसी बातें करना एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई के तौर पर, तथ्य के तौर पर हमारे सामने ऐसा भी साक्ष्य नहीं है। अगर होगा तो वो इंटरनेशनल टीम की जांच से सामने आ जाएगा। जहां तक जब आरंभ में इसे छिपाने की बात रही, तो हम लोग एक अगर मानवीय ढंग से इस चीज को देखें, कोई भी जब नई चीज आती है तो किसी को भी समझने में उसका समय लगता है। कोई भी व्यक्ति जब उसमें ऐसा नहीं होता है कि आज एक चीज आई तो तुरंत ही सभी लोग उसे समझ लेते हैं और उसकी गंभीरता को समझ लेते हैं। तो हम लोग, एक हो सकता है कि एक जेन्युइन डिले हुआ हो सकता है कि जानबूझकर छुपाने की कोशिश हुई हो, ये दोनों बातें हुई हो, लेकिन हम लोग अभी तक जितना जानते हैं, जो एलिगेशन लगा है, जो इल्जाम लगे हैं, वो ये है कि 24 दिसंबर तक चीन के सामने, 24 दिसंबर 2019 तक ये उसको मालूम था कि वहाँ पर एक नए वायरस में काफ़ी खतरनाक वायरस आ गया है जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और WHO को भी इसकी सूचना मिल गई थी। लेकिन इन लोगों ने दुनिया को 31 दिसंबर को बताया। तो ये एक हफ्ते के डिले का एलिगेशन अभी तक हम लोगों के सामने है। ये एक हफ्ते में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ हो सकता है, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जब महामारी आई, तो जैसा हम लोगों ने जहाँ से बात शुरू की थी, न्यूजीलैंड ने अगर अपने यहाँ रोक लिया, अब वियतनाम में एक भी मौत नहीं हुई, ताइवान, साउथ कोरिया ने इसे अपने यहाँ सही समय पे कंट्रोल कर लिया, तो आखिर क्या वजह थी? मुख्य सवाल यह है कि इटली या स्पेन या ब्रिटेन और या अमेरिका, जो इन सभी देशों से बहुत ज़्यादा संसाधन वाले देश हैं, बहुत ज़्यादा धनी देश हैं, उन्हें ही डेवलप्ड वर्ल्ड कहा जाता है, वो लोग आने के बाद भी क्यों असहाय हो गए, क्यों हेल्पलेस हो गए, और उन्होंने अपने यहाँ ये जो इसी महामारी की से जो नुकसान हो रहा था उसे नियंत्रित क्यों नहीं किया? इसके लिए क्या कटघरे में चीन होगा या वहाँ की सरकारें होंगी, उनकी नीतियां होंगी, वो आर्थिक नीतियां होंगी जिस पर वो पिछले कई दशक से चलती रही हैं। रोहित, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
हाँ, ये माइक ऑफ हो गया था सर। तो अगला सवाल मेरा फिर से गुतरेस का ही एक और बयान है, जिसको फिर कई कई वर्ल्ड लीडर्स ने या अलग अलग फोरम्स में वो बात कही जाती रही है। गुतरेस ने ये कहा था कि जो कोरोना वायरस है या कोरोना का जब संकट हमारी दुनिया पर आया, तो इसने हमारे एक तरह से हमारी सोशल और जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है या पूरा हमारी बुनावट है समाज की, उसको उघाड़ कर रख दिया। और जो पूरा जो क्लास का जो एक तरह का पूरा जो कंट्रास्ट है, जो जिसकी वजह से पूरी आर्थिक जो पूरी दुनिया है और उसके बीच की जो असमानता है, उसको उभार कर रख दिया। तो इस आलोक में इस बयान और इस तरह की जो एक समझ बनी है कि कोरोना वायरस ने हमारी सोसाइटी के सही सही पहलुओं को सामने लाकर रख दिया, तो इस बारे में आपकी क्या समझ है? देखिए, अभी जहाँ पर मैंने अपने पिछला जवाब खत्म किया था, मैंने कुछ सवालों के साथ किया था, उसमें यही सवाल थे कि वो क्या आर्थिक नीतियां और सरकारों की प्राथमिकताएं रही हैं जिसकी वजह से कुछ देशों में तो नुकसान नहीं हुआ और और ज़्यादातर देशों में बहुत भारी नुकसान हुआ है। बहुत ही साफ है। ये जो पिछले कई दशकों से ये जो नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी पर जिन देशों ने बहुत ही तेजी से अमल किया है, जिसमें कि हर चीज फॉर प्रॉफिट मानी गई है, हेल्थ केयर को भी प्रॉफिट के लिए माना गया है, और उसमें फार्मा इंडस्ट्री, हॉस्पिटल की जो इंडस्ट्री है, और ये जो सारी कुछ, चाहे वो डॉक्टर हों, नर्स हों, वो एक उस पूरी मशीनरी के पार्ट उनको बनाकर मुनाफे के लिए चीज़ों को चलाने की जो कोशिश देखी गई है या जो चलाया गया है, ये उसका नतीजा है कि जिन देशों में ये नीतियां ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ी थी, वहाँ पर जब ये महामारी आई तो वो देश बिल्कुल उनके पास वो अपने को उन्होंने हेल्पलेस पाया। देखिए, अभी एक खबर एक दुनिया की जानी मानी पत्रिका है साइंस, उसमें ये आई थी कि कैसे उसका संबंध कोरोना से नहीं था लेकिन एक दूसरे वैक्सीन से था, कि उस वैक्सीन के डेवलपमेंट का जब स्टेज आया तो उस साइंटिस्ट ने उसे सरकारों के सामने, जो खासकर जो वेस्टर्न कंट्रीज की गवर्नमेंट्स हैं उनके सामने ये प्रपोजल रखा कि ये वैक्सीन तैयार हो सकता है और जो कि कई जो संक्रामक बीमारी है उसमें ये काम आएगा। तो उन सरकारों ने उसका पहले आकलन किया कि इस पर कितना खर्च आएगा और ये बीमारी किसको होती है, किस तबके के लोगों को होती है, और क्या वो लोग इतना खर्च करने की स्थिति में हैं जिससे इसके डेवलपमेंट पे जो खर्च आएगा उसको उसमें मुनाफा हो सके, मतलब जितना खर्च आएगा उससे कहीं ज़्यादा आमदनी हो सकेगी उन कंपनियों को जो इसके डेवलपमेंट में शामिल होंगी। तो ये तो नीतियाँ इस तरह की चलाई गई कि आप हर चीज़ को, जो एक नेचुरल साइंटिफिक डेवलपमेंट का जो एटमॉस्फेयर है, इसको नष्ट कर दिया गया। जो हॉस्पिटल्स बनाए गए वैसे, जहाँ पर कि सारे प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल्स बनाए गए, बीमा उद्योग को, इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर सारा हेल्थ केयर सिस्टम को निर्भर कर दिया गया। और वो बीमा में हम लोग सभी जानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किस तरह से बीमा आधारित इलाज होता है। तो जो पब्लिक हेल्थ है, जो जिसको हम लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य कहते हैं, जो कि किसी भी रूप में फॉर पब्लिक गुड होना चाहिए, वो फॉर प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, वो सारा सिस्टम ही कोलैप्स कर दिया गया। और इसीलिए जो मानव इतिहास का सबसे धनी देश है अमेरिका, आज वो उसके पास वो सिस्टम नहीं है कि वो इस बीमारी को सही ढंग से उसकी रोकथाम कर सके और लोगों को संक्रमित होने और उन्हें मरने से बचा सके। तो ये बात, सवाल यहाँ आता है, इन नीतियों की पर आता है, जो चीज़ें फॉलो की गई, जिन रास्तों पे चला गया उसके ऊपर आता है। बात वहाँ होनी चाहिए, बहस उसके ऊपर खड़ी होनी चाहिए। तो लेकिन चूंकि बात वहाँ न जाए तो वो चीन, WHO और ऐसी जगहों पे उसमें एक भावनात्मक माहौल बनाकर आज भी कोशिश ये की जा रही है कि इस महामारी का इतना भयंकर असर देखने के बावजूद कहीं ये मांग जनता में ना हो जाए कि अब सारा हेल्थ केयर पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए। इसकी कोशिश दुनिया भर में की जा रही है। दुनिया भर की सरकारें जो नियो लिबरल पाथ पे चली हैं वो ये कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि वियतनाम में और चीन में पूरा हेल्थ केयर सेक्टर, पब्लिक सेक्टर,
हेल्थ केयर का जो सिस्टम है वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में है, और इसीलिए चीन ने जिस ढंग से वुहान में इस महामारी को रोकने की एक मिसाल कायम की, और वियतनाम ने जिस ढंग से इसको टैकल किया, और जो दूसरे देश जहां पर अभी भी पब्लिक गुड की भावना बची हुई है उन्होंने किया, वो अगर हम लोग सब देखें तो असली सवाल क्या है, असली मुद्दा क्या है, असली बहस क्या होनी चाहिए, वो बात बहुत साफ हो जाती है। ये एक बात आई कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है वो अक्सर जो दुनिया के अधिकतर देश हैं वहाँ बिल्कुल बदहाल है और इस वजह से इसने उभार पाया। अब इस बीच में एक घटनाक्रम रहा जिसने दुनिया भर में काफी चर्चा में रहा और जिसने एक तरह से जो शॉकिंग भी था वो ये घटनाक्रम था कि डब्ल्यूएचओ की फंडिंग जो अमेरिका की तरफ से आती थी, जो कि डब्ल्यूएचओ की कुल फंडिंग का बहुत बड़ा हिस्सा था, उसको अमेरिका ने रोक दिया। पहले उसने धमकी दी और उसके बाद उसने फाइनली रोक दिया। ये घटनाक्रम एक तो कैसे हुआ, ऐसा हुआ कैसे, और इसका असर असल में कितना दूर तक जाना है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। ये तो अभी हम लोगों ने बात की ही कि ट्रंप साहब जो हैं वो अपने री इलेक्शन, फिर से चुनाव जीतने के अभियान में उन्होंने झोंका हुआ है। ये जो अभी डेमोक्रेट लीडर्स आए हैं इस तरह के, इनका ध्यान हमेशा ही अपने चुनाव और अपने फायदे पर होता है, तो इसमें वो बाकी दुनिया को और अपने देश को कितना नुकसान पहुंचा देंगे ये उनकी चिंता का विषय नहीं होता है। ये हम लोग अपने देश में भी इसके कुछ उदाहरण देख सकते हैं। हम लोग टर्की से लेकर, फिलीपीन से लेकर और ब्राज़ील, जो कि इसका बहुत बड़ी मिसाल है, बोल्सोनारो वहाँ पर, तो ये सभी जगह देख सकते हैं। ट्रंप ने भी ऐसे ही मौके पर, जब दुनिया महामारी में फंसी हुई थी, तो उस एकमात्र दुनिया में जो एजेंसी है जो दुनिया भर में स्वास्थ्य संबंधी जो स्टेप उठाए जाते हैं, कदम उठाए जाते हैं और जो नीतियां अपनाई जाती हैं उसमें तालमेल बनाने का काम करती है, उसके ऊपर बहुत ही तगड़ा, बहुत ही करारा प्रहार किया और उसकी फंडिंग रोक दी, जबकि अमेरिका सबसे बड़ा उसे फंड देने वाला देश रहा है। लेकिन हम लोगों को ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जो ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो लगातार मल्टीलेटरलिज्म यानी बहुपक्षीय, बहुत से देश मिलजुल के कोई काम करें इसके खिलाफ रही है। चाहे वो आप जलवायु परिवर्तन देख लें, यहाँ तक कि आप WTO को देख लें, विश्व व्यापार संगठन जो है, जिसकी ये आलोचना रही है कि वो नियो लिबरल पॉलिसीज को आगे बढ़ाने वाला संगठन था, लेकिन ट्रंप ने उसे भी एक तरह से डिफंक्ट कर दिया है। उन्होंने बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स में अमेरिका शामिल हुआ था, नाफ्टा था, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप डील था, इन सब से उन्होंने ट्रांस पैसिफिक से तो अलग ही कर लिया, नाफ्टा को रीनिगोशिएट किया। तो ये इस तरह की उनकी पॉलिसी रही है जिसमें अमेरिका फर्स्ट के तहत अमेरिका को सबसे अलग करके बाकी दुनिया को उसके किस्मत पे छोड़ दिया जाए, इस पॉलिसी पे वो चलते रहे हैं। लेकिन इसी पॉलिसी पर नियो लिबरल लिज्म के दौर में बहुत से देश चले हैं। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन को पिछले सालों में, खासकर जो 2008 की मंदी आई उसके बाद उसके फंड की कटौती ज़्यादातर देशों ने की है। जब उनके ऊपर ये मंदी का असर हुआ तो उन्होंने जहाँ जहाँ अपने पैसे को, ऑस्टेरिटी की पॉलिसी, उन्होंने किफ़ायत की नीति अपनाई और उसके तहत उन्होंने जो किफ़ायत के तौर पे अपने पैसे बचाने के लिए जो फंड की कटिंग की को कट किया, उसमें WHO भी निशाना बना। इस पर काफ़ी एक बड़ी स्टडी हुई है कि आखिर जब सार्स आया था तो क्यों WHO ने बहुत प्रभावी भूमिका निभाई थी। 2010 के पहले आया था, 2007-8 में आया और उसे काफ़ी जल्दी नियंत्रित कर लिया गया, उससे इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ये जो कोविड-19 है ये सार्स परिवार का ही वायरस है और ये जो सार्स परिवार का एक वायरस था उसका अगला वायरस है जो 2019 में आया जिसे कोविड-19 कहा गया। तो इस परिवार के, इसके ठीक पहले वाले वायरस के समय तो WHO ने बड़ा इफेक्टिव रोल निभाया और उससे उतना नुकसान नहीं हुआ, जबकि जो सार्स था वो ज़्यादा घातक था। उसमें मोर्टिलिटी रेट यानी मरने की दर 10% के आसपास थी। कोविड-19 तो फैलता बहुत तेजी से है लेकिन इसमें मोर्टिलिटी रेट बहुत कम है, 3 से 4% ही दुनिया में है, यानी 100 लोगों को होता है तो 4 लोग मरते हैं, वो भी वैसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। ये एक कमज़ोर वायरस है क्योंकि इसमें बहुत से लोगों में तो सिम्टम ही नहीं आता है। हाँ, यह जरूर है कि बहुत तेज़ी से फैलता है,
बॉडी टू बॉडी टच, या अब जैसा कहा जा रहा है कि शायद हवा से हवा में भी फैल जाता है। तो यह सवाल यह है कि डब्ल्यूएचओ ने सार्स को रोकने में अगर इफेक्टिव रोल निभाया तो ये कोविड में क्यों नहीं निभा पाया। वजह यह मानी गई है, जो एक्सपर्ट्स ने मानी है, वो ये है कि पिछले 10 साल में डब्ल्यूएचओ की क्षमता काफ़ी कम हो गई है, इसलिए कि उसके फंड कट कर दिए गए, मेन उसका जो वजह थी। और उसकी वजह से जब कोविड आया उसने अपनी भूमिका जितनी हो सकती थी निभाने की कोशिश की, लेकिन वो उतने इफेक्टिवली काम नहीं कर पाया जितना कि वो 10 साल पहले कर लेता था। अगला सवाल मेरा ये है सर कि जो अभी के जो हालात हैं इसमें अब जब दोबारा से इसका उभार आया है, कई देशों में कोविड-19 की दूसरी लहर है, कई देशों में तीसरी लहर है, और खासकर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो गरीब मुल्क हैं, उन देशों में अब इसका एक तरह से अब शुरुआत हुई है इसके उभार की। तो उन देशों में जो कि खासकर गरीब देश हैं, उन देशों में कैसे ये सारी चीजें, जो खासकर कोरोना वायरस का संक्रमण है और उसका प्रकोप है, इसको टैकल कैसे किया जाना है? कोई स्ट्रेटेजी दुनिया के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या वो खुद देश हैं उनके बीच में दिखाई दे रही है इस बीच? नहीं, देखिए अभी तो कोई इंटरनेशनल वैसा कोऑपरेशन नहीं है। हालांकि वैक्सीन को लेकर आजकल अक्सर ऐसी कुछ उम्मीद जगाने वाली खबरें आ रही हैं। रूस से आई है, अमेरिका से भी आई है। अमेरिका में भी एक वैक्सीन ऐसा उम्मीद की जा रही है जिसका कि आरंभिक टेस्ट उसके काफ़ी उम्मीद जगाने वाले रहे हैं। आज ही मैंने सुबह में पढ़ा था कि आज ऑक्सफोर्ड से कोई अच्छी खबर आ सकती है। तो ये सारी कोशिशें चल रही हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक तो इसका कोई उपाय दुनिया भर में किसी के पास नहीं है। गरीब देशों में ये देर से आया, क्योंकि गरीब देशों में शायद इसलिए देर से आया क्योंकि उनका कांटेक्ट कम होता है, उनके यहाँ हवाई यात्राएं कम होती हैं। लेकिन धीरे धीरे अब ये उनके यहाँ जब पहुँच गया है तो ये तो बहुत साफ बात है कि जब कोई भी महामारी आती है तो उसकी सबसे ज़्यादा मार गरीब लोगों पे ही पड़ती है। उसकी वजह कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कह सकते हैं कि एक तो वो पहले से कुपोषण के शिकार होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। फिर इन देशों में जो हेल्थ केयर का सिस्टम है वो और भी ज़्यादा ख़राब है। तो हम लोग अगर याद करें 100 साल पहले जो सबसे बड़ी महामारी इसके पहले आई थी स्पेनिश फ्लू की, उसमें भी सबसे ज़्यादा लोगों की मौत भारत में हुई थी। और दुनिया भर में उससे भी तबाही हुई थी। उसमें भी ऐसा कहा जाता है कि जो पहला दौर था वो तो बहुत आसानी से निकल गया था, लेकिन जब सेकंड वेव आया 4-5 महीने बाद तो उसमें लाखों बल्कि करोड़ों की संख्या में लोग मर गए थे। तो अभी कोविड-19 जो है इसका एक नया स्प्रेड हम लोग देख रहे हैं। अपने देश में भी देखिए कल 32,000 से ज़्यादा केसेस आए। अब दूर दराज के राज्यों से, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से, बिहार से, जम्मू कश्मीर से, ऐसे स्टेट से, तेलंगाना से केसेस ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। जबकि शुरुआत में मुंबई, दिल्ली जैसे जो डेवलप्ड अपेक्षाकृत मानी जाने वाली जगह हैं वो इसके हॉटस्पॉट बने थे। अब ऐसा लग रहा है कि देश में अनेक हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। यही स्थिति है। आप साउथ अफ्रीका देख लीजिए, माली देख लीजिए, आप यहाँ अगर आप लैटिन अमेरिका में जाके पेरू देख लीजिए, मेक्सिको देख लीजिए, ये सारे देश अब बहुत ही बुरी तरह से इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। अभी फिलहाल इसका रोकने का कोई उपाय किसी के पास तो दिख नहीं रहा है। वैक्सीन अगर आ जाती है तब भी आम लोगों तक पहुंचने में उसको कम से कम 1 साल लगेगा। उसका कितने मास लेवल पर प्रोडक्शन करना और उसकी क्या कीमत होगी, क्या वो कीमत गरीब देश के लोग और गरीब लोग तुरंत अफोर्ड कर पाएंगे, ये सारे सवाल अभी हम लोगों के सामने हैं। लेकिन आपके सवाल का कोई बहुत ठोस जवाब दे पाना मुमकिन नहीं है। सर, अब हम हमारे कुछ दर्शकों के कुछ सवाल उन्होंने मैसेज किए हैं। उनमें से एक सवाल जवाहर मुकेश पूछ रहे हैं कि जो लोग महीनों तक, जो लीडरशिप में जो लोग महीनों तक कोरोना को षड्यंत्र बताकर मजाक बनाते रहे, वो इस महामारी के प्रसार के में कितना जिम्मेदार है? कि वो तो बहुत बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। जैसे ट्रम्प हैं, अगर उन्होंने, जैसा कहा जाता है, जब उनके पास ये सूचना मिली जनवरी में, सब सूचना पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, अगर तभी वो कदम उठाते, वो सोशल डिस्टेंसिंग के जो कदम थे या जो एक दूसरी जगह जाने से रोकने के जो कदम थे,
और साथ साथ हेल्थ केयर सिस्टम पर उस समय वो उसको एनालाइज करके उस पर वो जोर देते, उसके लिए वो फंड निकालते, तो शायद आज इतनी तबाही नहीं होती। लेकिन उस समय वो इसका मजाक उड़ाते रहे। अभी तो 24 फरवरी को तो वो यहाँ भारत आए और अहमदाबाद में हम लोगों ने देखा कि कैसे पहले उन्होंने कहा कि मोदी जी 7 करोड़ लोग लाएंगे, 1 करोड़, एक बहुत ही इन्फ्लेटेड संख्या। फिर भी वो मोटेरा का पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। तो सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक न सिर्फ जुबानी तौर पर बल्कि व्यवहार में भी उड़ाया गया। तो जो नेता इस तरह के काम में शामिल थे उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब उसकी कीमत उनके देशों की जनता चुका रही है। अगर कभी इसकी जिम्मेदारी इतिहास तय करेगा तो ये लोग इसके जिम्मेदार माने जाएंगे यहाँ तक हालत पहुंचाने के लिए। इसके अलावा एक और सवाल है, वो हमारी सहयोगी हैं, वो प्रीति ने पूछा है कि कोरोना की वैक्सीन भी अगर बन भी जाए कोरोना की वैक्सीन, तो क्या प्लान है कि देश के हर एक व्यक्ति तक वो वैक्सीन पहुंच जाएगी और क्या सरकार उसको मुफ्त उपलब्ध कराएगी? आपको क्या लगता है इस बारे में? मैंने तो ये बात अभी कही, मैंने अभी ये बात अभी मैंने कहा कि वैक्सीन अभी बनने के प्रोसेस में है। जहाँ जो WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन, वो अपने ही देश की हैं। उन्होंने अभी कुछ दिन ही पहले एक इंटरव्यू में ये बात कही कि अक्टूबर-नवंबर से पहले WHO ये उम्मीद नहीं कर रहा है कि जो वैक्सीन है वो फाइनल, उसके कई लेवल के ट्रायल होते हैं, कई फेजेज के ट्रायल होते हैं। वो सारे ट्रायल होने के बाद ही ये कहा जाएगा कि ये पक्का वैक्सीन है, इससे ठीक हो जाएगा। तो एक ऐसा वैक्सीन जिसको कि सारी दुनिया के साइंटिस्ट एक्सेप्ट कर लें, वो आने की संभावना नवंबर-दिसंबर तक कभी है, उसके पहले नहीं है। अगर जब वो वैक्सीन आ जाएगा तो मैंने पहले ही कहा कि फिर ये सवाल आएगा कि क्या वो पेटेंट के सवाल से बच पाएगा? क्या बनाने वाली कंपनी ये दावा करेगी कि हमारा पेटेंट है, या उस देश की सरकार उस कानून को, उस पेटेंट के कानून से उसको मुक्त कर देगी और उसे एक फ्री कर देगी कि उस फॉर्मूले को लेकर सभी देश अपने अपने यहाँ वैक्सीन का प्रोडक्शन कर सकें, या उसे ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत उसको ब्रांड कर दिया जाएगा। ये सारे सवाल अभी हम लोगों के सामने हैं। फिर अगर जब वो वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू होगा, दुनिया में आप देखिए इस समय तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। आने वाली ये संख्या अभी बढ़ती ही जानी है। तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन अवेलेबल हो, उनको उसका कॉस्ट क्या होगा, क्या सरकारें ये कॉस्ट देंगी, ये सारे सवाल तो हम लोगों के सामने हैं। और अगर हर आदमी को ये कॉस्ट खुद उठाना पड़ा तो कितने लोग होंगे जो उस कॉस्ट को चुकाने की स्थिति में होंगे? फिर वैक्सीन लगाने का सिस्टम क्या होगा? एक अनुभव हम लोगों के सामने पल्स पोलियो का है। जब भारत ने पल्स पोलियो कैंपेन चलाया तो उस अभियान को पूरा करने में कई साल लगे। वो स्टार्ट करने के बाद हर बच्चे को वो जो 2 बूंद जिंदगी की वो जो ड्रॉप था वो पिलाना, ऐसा नहीं था कि जिस दिन कैंपेन स्टार्ट किया गया उसके 1-2 महीने में हासिल कर लिया गया। उसको कई साल लगे हर बच्चे तक पहुंचने में। तो यह सवाल हम लोग सबके सामने है, इसका जवाब नहीं है। जो प्रीति का जो सवाल है उसका कोई जवाब नहीं है। ये सवाल हम लोगों को लेकिन लगातार उठाते रहना चाहिए, अब मीडिया में उठाना चाहिए ताकि लोग इससे वाकिफ रहें। और जो PM केयर जैसे जो फंड बने हैं, क्या उसका इस्तेमाल हर व्यक्ति को पहुंचाने के लिए होगा, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन सके, ऐसी चीज़ें आवश्यक हैं। अन्यथा वैक्सीन बन जाने के बाद भी लाखों लोग कोरोना से संक्रमित होते रह सकते हैं। एक अगला सवाल अभिनव पूछ रहे हैं। अभिनव ये पूछ रहे हैं कि क्या अब दुनिया भर में शासकों का मूल्यांकन इस आधार पर होगा कि उन्होंने कोरोना संक्रमण से कैसे निपटा? आने वाले वक्त में अलग अलग देशों की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये अभिनव का सवाल है। देखिए, ये एक जो सवाल अभिनव का है, ये एक पूरे डिस्कशन का सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा। आज के जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट है सोशल मीडिया से, जिस मैंडेट में को जहां हेडलाइन मैनेजमेंट और नैरेटिव कंट्रोल किया जाता है, पूरी दुनिया में देखा गया है।
और उसमें काफ़ी हिस्सा फेक न्यूज और झूठ का होता है। तो उस परिस्थिति में जो लीडरशिप है उसके ऊपर उसकी पॉपुलैरिटी पर बहुत फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये अभी हम लोग कह नहीं सकते। जहाँ तक अमेरिका में जो सर्वे आ रहे हैं, ट्रंप की पॉपुलैरिटी पे कुछ फर्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि उन्होंने नैरेटिव को काला गोरा ब्लैक सुप्रीमेसिस्ट, चीन का खतरा, WHO ने क्या किया, इसके ऊपर उन्होंने केंद्रित कर रखा है। हम लोगों ने अपने देश में देखा कि जब यहाँ प्रवासी मजदूर यहाँ पर जब अपने अपने यहाँ लॉकडाउन में जाने लगे और उनकी तस्वीरें टेलीविज़न के स्क्रीन पर छा गईं, ये मुश्किल से 3 या 4 दिन ऐसा हो सका। 5वें 6ठे दिन ये जो तबलीगी जमात का मुद्दा छा गया और वो तबलीगी एक ऐसा मुद्दा बन गया कि हम लोग ऐसा, ये हम लोग का प्रत्यक्ष अनुभव है कि आम जो हिंदू जनमानस है उसके दिमाग में ये बात फैल गई कि इस बीमारी को फैलाने के असली जिम्मेदार तो यही लोग हैं। तो ये सारे पहलुओं को देखते हुए इस सवाल का जवाब देना कि शासकों पे क्या फर्क पड़ेगा बहुत मुश्किल है। अलग अलग देशों की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, ये इस पे एक लंबा डिस्कोर्स हो चुका है दुनिया में, और इसमें जो बातें अप्रैल में कही जा रही थी और जो बातें अब जुलाई में कही जा रही हैं उसमें काफ़ी फर्क आ चुका है। पहले ये माना गया था कि चूंकि ब्रिटेन हो या अमेरिका हो, उन्होंने बड़े बड़े पैकेज दिए, तो ये माना जाने लगा था कि ये देश जो कि नियो लिबरल कंट्रीज हैं, जो कि सरकार की भूमिका नहीं मानते हैं जन कल्याण में, वो भी जन कल्याण के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च कर रहे हैं, तो पब्लिक पॉलिसी का जमाना लौट आएगा, सरकारों के इंटरवेंशन का जमाना लौट आएगा। और स्लाव जीजेक जो कि बहुत बड़े मार्क्सिस्ट थिंकर हैं, उन्होंने तो यह कह दिया कि ये पैंडेमिक एक अच्छी घटना साबित होगी क्योंकि इसके बाद एक सोशलिज्म का दौर आ सकता है। लेकिन आज वो सारी चर्चा ये है कि क्या दुनिया में लोकतंत्र बचेगा, या ये जो ऑथोरिटेरियन लीडर हैं, ये जो डिक्टेटरशिप की तरफ जाने वाले लीडर हैं, इनके लिए और अनुकूल स्थितियां बन गई हैं। भारत में अगर आप देखिए तो NTCAA प्रोटेस्ट काफ़ी उफान पर था जब ये पैंडेमिक आई। आज उस आंदोलन के जो एक्टिव लीडरशिप था या एक्टिव जो उसमें स्टूडेंट थे, उनको एक एक कर पकड़ के जेल में डाल दिया गया है। यह स्थिति शायद नहीं होती अगर ये पैंडेमिक नहीं होता, तब ज़्यादा प्रोटेस्ट हो सकता था। आप ये उन छात्रों को तो छोड़ दीजिए, अब तो स्थिति ये है कि जो अपोजिशन है आज ही एक बार फिर से यूपी में कांग्रेस के जो नेता हैं, वहाँ के अध्यक्ष हैं लल्लू, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वहाँ पर जो उनके अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष हैं शाहनवाज आलम, वो काफ़ी समय से जेल में हैं। तो ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए ये ऐसी घटनाएं दुनिया के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिली हैं। तो आज ये बहस है कि क्या डेमोक्रेसी बचेगी या जो ऑथोरिटेरियन जो शासन है, जो लीडर हैं, वो और स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब इतने संक्षेप में देना इस सवाल से न्याय नहीं है, इंसाफ नहीं है। इस पर अलग से कभी बात होनी चाहिए। हाँ, एक सवाल पूरन बिष्ट पूछ रहे हैं कि क्या जो दुनिया भर में पूंजीवाद की विफलता को देखते हुए ये पूंजी का आखिरी षड्यंत्र तो नहीं, क्योंकि 5 या 10 लाख मौत इनके लिए बहुत छोटी बात है। ये सवाल ये भी उतना ही बड़ा सवाल है असल में, जिसका जिक्र आपने किया था, लेकिन अगर आप इसको एड्रेस करना चाहें तो। देखिए, अब मैं फिर वही बात है कि पूंजी ये मैंने अंग्रेजी की कहावत जो है कि एवरीबॉडी लव्स ए गुड कॉन्स्पिरेसी थियरी, तो ये बात फिर वही है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में हम लोग षड्यंत्र के सिद्धांत में जाना होगा। इस बात को देखते हुए सवाल यह है कि ये तो बात लगभग इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बीमारी की शुरुआत चीन में हुई। अब क्या चीन एक फुल फ्लेजेड कैपिटलिस्ट कंट्री है? मेरे जैसे लोग नहीं मानते कि वो आज भी एक पूरी तरह से पूंजीवादी देश है। चीन का आज बहुत बड़ा अभी भी सेक्टर जो है वो पब्लिक सेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, उसके हाथ में है। वहाँ सरकार के हाथ में पब्लिक पॉलिसी है वहाँ की आज भी, वो सारा कुछ कॉर्पोरेशंस के हाथ में नहीं है। तो वो क्या चीन ने ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी की, ये बड़ी एक मेरे लिए इस पर कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों को मानता नहीं हूँ। और मैं चीन के बारे में जो अपने देश में तो चलिए उसका एक इतिहास है सीमा को लेकर,
इसकी वजह से भी चीन को लेकर एक काफ़ी निगेटिव भावना रहती है, और वो अपनी जगह सही हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग इंडिपेंडेंटली एनालिसिस करें तो मैं चीन के रोल को इस तरह नहीं देखता कि वो एक ऐसी साजिश करके 5-10 लोगों को मौत के लिए वो कोई एक ऐसा काम करेगा। आखिर सवाल है कि इससे उसे हासिल क्या होगा। अगर ये इस बारे में कभी कोई बात हो सके तो बात करनी चाहिए। आज मेरे ख्याल से इस पर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं। सवालों का सिलसिला अभी भी जारी है, हमारे पास कुछ और सवाल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे लंबी बातचीत बहुत लंबी खिंच रही है। मुझे लगता है कि मुझे इसे कंक्लूड करना चाहिए अभी। और मेरा एक आखिरी सवाल मैं लेता हूँ आपसे फिर से। मेरी वैसे जिज्ञासा जो थी आज आपसे बात करते हुए, मैंने एक लिस्ट बनाई थी, कुछ जो वर्ल्ड लीडर्स हैं हम उनके बारे में ब्रीफली बात करेंगे, लेकिन वो और फिर क्योंकि बातचीत बहुत लंबी खिंच जाएगी, तो मैं उस जो मेरी लिस्ट थी उसके सबसे आखिरी एक वर्ल्ड लीडर की बात करता हूँ। और असल में वो वर्ल्ड लीडर हमारे देश के खुद प्रधानमंत्री हैं, जिनकी एक वर्ल्ड लीडर के बतौर एक मान्यता उन्हें मिले, इसकी बड़ी चाहत है। लेकिन अगर हम कोरोना वाला जो ये केस है, कोरोना का भारत में जिस तरह से प्रसार हुआ है, संक्रमण हुआ है, इसको डील करने में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो पहल की, लॉकडाउन की एक सीरीज शुरू हुई, फिर अब जाके अनलॉक की एक सीरीज शुरू हुई है, तो ओवरऑल जो ये एक पहल थी, इससे उनकी जो इंटरनेशनल छवि है ये आपको कैसी बनती दिख रही है? ये इंटरनेशनल छवि तो अब फिर बात वही आती है कि किस समुदाय या किस क्लास के नज़र में छवि की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर ट्रंप साहब की नज़र में और ट्रंप साहब के समर्थकों की नज़र में बात करें तो वो छवि उनकी काफ़ी अच्छी छवि है। लेकिन अगर हम लोग जो प्रोग्रेसिव सोचने वाले लोग हैं, वो लोग अगर जो चीज़ों को फैक्ट पर जाकर और एक्चुअली कैसे किसी नेता ने टैकल किया समस्या को, उसका एक रियलिस्टिक, एक फैक्ट बेस्ड एनालिसिस के आधार पे अपना ओपिनियन बनाते हैं, उनकी बात अगर हम लोग करें तो जो वर्ल्ड प्रेस है, जो कम से कम लिबरल है, अगर प्रोग्रेसिव नहीं भी है, तो उसमें तो कोई बहुत अच्छी रिपोर्ट्स हम लोगों ने नहीं देखी है। क्योंकि ये जो लॉकडाउन था, वो लॉकडाउन जिस तरह से किया गया, जिस तरह से उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसमें जिस चीज़ की कमी थी वो थी संवेदनशीलता और एक उसकी सोच, एक कि आखिर इससे क्या हासिल करना है। जिस तरह एक माहौल बनाया गया, उन्होंने बनाया, कोरोना को एक अंधकार बताया और उस एक अपनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप से इसे जीतने का इरादा दिखाया, महाभारत के युद्ध से इसकी तुलना की। ये सारी चीज़ों से समाज में कोई बहुत अच्छा साइंटिफिक टेम्पर बनाने में मदद नहीं मिली है। आज भी हम लोग यह देख सकते हैं कि हमारे समाज में कोरोना को लेकर एक अनावश्यक भय है। इसका भय होना चाहिए, सतर्कता होनी चाहिए, लेकिन एक ऐसा भय है जिसका नतीजा ये हुआ है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में जो दूसरी बीमारियां हैं उनका इलाज कराना आज मुश्किल हो गया है। आपको कोई भी हॉस्पिटल आपको अगर आप इमरजेंसी में भी दाखिल नहीं करता है क्योंकि आपको कोरोना हुआ हो सकता है, या पूरे जिस तरह से कोरोना का एक माहौल बन गया है उसमें बाकी तमाम चीज़ें गौण हो गई हैं। क्या इसकी आवश्यकता थी? क्या लोगों को इस पर जागरूक करने की आवश्यकता नहीं थी आरंभ से कि ये कोविड-19 एक तेजी से फैलने वाला इन्फेक्शन है, लेकिन ये उतना खतरनाक नहीं है? कि अगर ये बातें लोगों के दिमाग में होती और इसे एक नॉर्मल इन्फेक्शन के रूप में लेते, अगर उनके दिमाग में होते कि कोविड हो भी गया तो क्या हुआ, हम ठीक हो जाएंगे, ज़्यादातर लोग इसमें ठीक हो जाते हैं। इसके बजाय हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत से लोग जब उनको कोविड उसका डिटेक्ट हुआ है, जब उसका डायग्नोसिस हुआ है, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने आत्महत्या इसलिए कर ली क्योंकि उनको लगा कि वो एक ऐसी बीमारी हुई जिसमें वो अछूत हो जाएंगे। तो ये सारा काम किसका होता है? ये काम तो लीडरशिप का होता है ना। लीडरशिप का काम होता है कि वो सही दिशा में लीड करे, वो एक सही टेम्परामेंट दे, वो सबको एक ऐसी बात बताए जिससे कि वो लोग जो हैं बिना अनावश्यक डरे हुए सतर्क होकर किसी संकट का मुकाबला करें। प्रश्न है कि क्या अपने देश में ऐसा हुआ है, और अगर हुआ है तो जाहिर है कि दुनिया
ये जो प्रधानमंत्री जी की छवि अच्छी मानेगी। अगर नहीं हुआ है, वो अपने विवेक से सोचेंगे और इसके आधार पर मूल्यांकन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आप लोग हमें अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं फिर से कि हमें अभी तक हम लोगों की चर्चा चल रही थी खिड़की टॉक्स का, ये दूसरा अंक है, और दूसरे अंक में हम लोगों ने विश्व राजनीति की पड़ताल विषय पर चर्चा की, और हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज प्लेटफॉर्म वेबसाइट के संपादक सत्येंद्र रंजन। सत्येंद्र रंजन जी की काफी पैनी और गहरी नजर और अध्ययन रहता है विश्व राजनीति के मसलों पर, तो हमने उन्हें अपने इस कार्यक्रम में शामिल किया था। तो सत्येंद्र जी से मैं फिर एक बार शुक्रिया उनका करना चाहता हूं। सत्येंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को अपनी जो हम लोगों की ये चर्चा हुई, एक बहुत ही फ्रूटफुल चर्चा, जिसमें एक पूरा सिनेरियो हम लोगों ने आपके जरिए, आपने जो खींचा उसके जरिए हम पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझ पाए, जान पाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम खिड़की टॉक्स के जो तीसरा अंक है उसमें ऑल्टरनेट डेज में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लिए खिड़की टॉक्स में अलग अलग एक्सपर्ट से अलग अलग मसलों पर बात करें। तो अब हम एक दिन छोड़कर अब अगले दिन हम आपके साथ फिर होंगे खिड़की टॉक्स के तीसरे अंक में, किसी एक एक्सपर्ट के साथ, किसी एक जरूरी मुद्दे को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।